हेलो एंड वेलकम टू एडुब्रिज आईएएस। आई एम विशाल सिंह एंड आज हम बात करेंगे AMOC के बारे में, दैट इज़ द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। आई एम श्योर रिसेंटली आप सब लोगों ने पढ़ा होगा दैट द गल्फ स्ट्रीम इज़ वीकनिंग, लेकिन टॉपिक थोड़ा टेक्निकल है तो शायद सबको नहीं समझ में आया होगा एंड हेंस दिस वीडियो। दिस टॉपिक इज़ ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ योर ज्योग्राफी सिलेबस एंड GS पेपर 1 में एक टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। उस टॉपिक का ही ये पार्ट है। सबसे पहले वाई दिस हैज़ बिन इन न्यूज़। रिसेंटली IPCC ने अपनी 6th रिपोर्ट सबमिट करी and in that it has suggested that it is very likely that the AMOC will decline over the 21st century. 21st century में AMOC की strength weaken हो सकती है। बिफोर वी अंडरस्टैंड इट्स बेटर, सबसे पहले IPCC के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या है ये? इट इज़ द इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इट वॉज सेट अप इन 1988 बाय द WMO and the UNEP, that is the World Meteorological Organization and the United Nations Environment Program. किस पर्पस के लिए? To provide policymakers with regular assessments of the scientific basis of climate change, its impacts and future risks and options for adaptation and mitigation. तो दुनिया भर में जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं एट वेरियस लेवल्स, उनको IPCC बताता है कि क्लाइमेट चेंज का साइंटिफिक बेसिस क्या है, इससे होने वाले क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं और फ्यूचर रिस्क्स क्या अराइज हो सकते हैं। एट द सेम टाइम इट कैन ऑल्सो सजेस्ट सम मेथड्स टू ओवरकम दीज चेंजेस एंड इम्पैक्ट्स। तो उनके अगेंस्ट मिटिगेट करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए कुछ सजेशंस भी दे सकता है। एंड दीज गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स अराउंड द वर्ल्ड कैन इनकॉर्पोरेट द रिकमेंडेशंस ऑफ द IPCC इनटू देयर पॉलिसीज, राइट। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ द IPCC। अच्छा, आई एम श्योर आप सब ने ज्योग्राफी में ओशन करेंट्स के बारे में पढ़ा होगा व्हेन यू आर डूइंग योर ओशियोनोग्राफी टॉपिक, राइट। लेकिन वहाँ पे आपने केवल सरफेस करेंट्स के बारे में पढ़ा है, राइट। दैट इज़ द ओशन करेंट्स विच डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड न्यूट्रिएंट्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ द करेंट्स। तो ये जो टॉप लेयर ऑफ ओशन है वहाँ पे ही लिमिटेड रहते हैं। दे डोंट अफेक्ट द हीट एंड न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन बीनीथ दीज सरफेस लेयर्स। तो ओशन के बॉटम में एक अलग मैकेनिज्म चलता है जो ओशियानिक सर्कुलेशन को ड्राइव करता है। दैट इज़ वॉट वी हैव टू कवर टुडे इन आवर डिस्कशन ऑन द AMOC, राइट। इसका मैकेनिज्म काफ़ी सिंपल है। इसको हम बोलते हैं थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन, राइट। थर्मो मीन्स समथिंग टू डू विद हीट एंड हेलाइन मीन्स समथिंग टू डू विद सैलिनिटी। तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो प्राइमरीली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, राइट। तो पानी की डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी तेज़ी से ही वो बॉटम की तरफ सिंक करेगा। डेंसिटी itself depends on two factors, the temperature of the water and the salinity or the salt content of the water. टेम्परेचर जितना कम होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, सैलिनिटी जितनी ज़्यादा होगी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, राइट। नाउ ब्रिंग योर अटेंशन टू द अटलांटिक ओशन। जो ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ पे क्या हो रहा है? जो सरफेस का पानी है काफ़ी गर्म है एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्लानिटरी इवेंट्स जो सरफेस वाटर्स हैं दे आर ड्रिवन फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन करंट के बारे में आप सबने पढ़ा है। ऑल ऑफ दीज आर सरफेस लेवल मूवमेंट्स ऑफ द वाटर। यहाँ पे पहुँचने के बाद होता क्या है? पानी काफ़ी ठंडा हो गया है तो टेम्परेचर कम हो गया है, एज अ रिजल्ट डेंसिटी इंक्रीज़ हो गई है, राइट। सेकेंडली, ये पानी यहाँ पे पहुँचा कैसे है? इट हैज़ कम हियर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस विंड्स। विंड्स का एक आउटकम ये होगा कि जो सरफेस पे पानी है वो इवेपरेट हो रहा है। तो इन प्रपोर्शन टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर द सॉल्ट कॉन्टेंट इज़ इंक्रीजिंग। तो सैलिनिटी इंक्रीज हो गई है, दैट इज़ डेंसिटी हैज़ इंक्रीज्ड इवन फर्दर। तो यहाँ पे पहुँचते पहुँचते जो सरफेस लेयर के पानी है उनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा हो गई है दैट इट सिंक्स टू दी बॉटम, राइट। अच्छा, नाउ ब्रिंग योर अटेंशन
टू द साउथ ऑफ द अटलांटिक। जो पानी नॉर्थ अटलांटिक में बॉटम तक सिंक हुआ था, ओवर अ पीरियड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, मे बी इवन 1000 ईयर्स, वो धीरे धीरे क्रीप होकर कर यहाँ पे पहुँचा है साउथ अटलांटिक में। अब साउथ अटलांटिक पे सरफेस कंडीशंस कैसी हैं? एक बहुत स्ट्रॉन्ग ओशन करंट फ्लो हो रहा है, नोन एज दी अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ड्रिवन बाई वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कंटिन्यूस विंड्स नोन एज दी वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। अब ये वेस्ट विंड ड्रिफ्ट अपने इन्फ्लुएंस के अंडर सरफेस से पानी को अलग अलग डायरेक्शंस में ब्लो करके ले जाती है, एंड जो पानी यहाँ से हटाया गया है उसको रिप्लेनिश करने के लिए जो बॉटम से पानी है वो राइज करके ऊपर आता है। सो अ प्रोसेस टेक्स प्लेस ओवर हियर नोन एज अपवेलिंग। तो अपवेलिंग ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन दी साउथ अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जो बॉटम का पानी था वो सरफेस पे आ गया है, एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये अलग अलग ओशंस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कुछ पानी वापस अटलांटिक ओशन में चले जाएगा, कुछ पैसिफिक ओशन की तरफ चला जाएगा, और कुछ इंडियन ओशन में चला जाएगा। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी कॉल थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। AMOC क्या है? इस थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का जो अटलांटिक ओशन वाला आर्म है उसको हम बोलते हैं AMOC, दैट इज़ द अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अटलांटिक क्यों? क्योंकि अटलांटिक में हो रहा है। मेरिडियनल क्यों? क्योंकि ये जो ओवरटर्निंग है दैट इज़ टेकिंग प्लेस इन अ नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, दैट इज़ अलॉन्ग द मेरिडियन, राइट। ओवरटर्निंग क्यों? क्योंकि सरफेस का पानी बॉटम पे जा रहा है और बॉटम का पानी सरफेस पे आ रहा है। और सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक मूवमेंट है, तो इसको हम कन्वेयर बेल्ट भी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है दिस इज़ दी सेम थिंग। यू कैन पॉज द वीडियो एंड टेक अ लुक एट दीज। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, इज दिस सर्किल और इज दिस सर्कुलर मोशन ऑफ वाटर स्टेबल और अनस्टेबल? तो हिस्टोरिकली हमें देखने के लिए मिला है ओवर द पास्ट 1 मिलियन ईयर्स इन द लेट प्लीस्टोसीन पीरियड यहाँ पे फ्लक्चुएशंस हमको देखने के लिए मिले हैं, जो कि नेचुरल रीजंस की वजह से अकर कर रहे हैं। रीजंस हमको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमको कोरिलेशन समझना है बिटवीन द वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द AMOC। तो हम ये देख पाए हैं पिछले 1 मिलियन ईयर्स में दैट जब ग्लोबल क्लाइमेट बहुत ठंडा होता है, दैट इज़ एक्सट्रीम ग्लेशियल स्टेजेस आती हैं वेयर पोलर आइस कैप्स आर वेरी लार्ज, उस समय AMOC वीक हो जाता है। और जब ग्लेशियल टर्मिनेशंस होते हैं, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड द पोलर आइस कैप श्रिंक, उस समय AMOC स्ट्रेंथन हो जाता है। ठीक है, तो दिस स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग ऑफ द AMOC इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन पिछली 1-2 सेंचुरीज़ में हमें ये देखने के लिए मिला है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन्स की वजह से ये जो AMOC की स्ट्रेंथ में फ्लक्चुएशंस हैं ये बहुत अब्रप्ट हो गए हैं, तो यानी कि बहुत सडन चेंजेस हो रहे हैं, विच इज़ रिजल्टिंग इन द डिस्टेबलाइजेशन ऑफ द AMOC एंड विच कुड कॉज द कोलैप्स ऑफ द एंटायर सिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है? मैन मेड रीजन्स। तो पिछले 100-200 साल में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स हमको देखने के लिए मिले हैं, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हमको देखने के लिए मिली है, जिसकी वजह से AMOC की स्ट्रेंथ में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अब वेरी करने लग गए हैं। फर्दर we have also noted that the AMOC is the weakest in over a millennium, so it is on the verge of a collapse, right? What is the correlation between the strength of the AMOC and global warming? काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड कोरिलेशन है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उसका एक डायरेक्ट आउटकम क्या हो रहा है कि पोलर आइस कैप्स श्रिंक हो रही हैं। तो नॉर्थ अटलांटिक रीजन में ग्रीनलैंड के ऊपर एक बहुत मैसिव सा आइस कैप है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो श्रिंक हो रहा है, वहाँ का पानी पिघल रहा है। ये पानी पिघल करके कहाँ पे जा रहा है? ओशन में जा रहा है, राइट। अब ओशन में ये पानी मिल रहा है, दिस इज़ फ्रेश वाटर, तो यानी कि सैलिनिटी अब डिक्रीज़ हो रही है। अब सैलिनिटी डिक्रीज़ हो रही है तो डेंसिटी भी कम रहेगी। डेंसिटी कम है तो विल दैट वाटर सिंक? नो, इट वोंट सिंक, एंड एज अ रिजल्ट द एंटायर साइकिल बिकम्स वीकेंड। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस फ्यूचर में क्या होगा? हम आगे आने वाले 50 से 80 सालों में ये देखेंगे कि जो गल्फ स्ट्रीम है
that is going to weaken. Now let us talk about the implications of the weakening of the AMOC. So Gulf Stream, which is part of the AMOC, what is it? It is a warm water current, and it results in mild climate on the eastern coast of North America as well as Europe. Without the AMOC and Gulf Stream, Europe is going to become very very cold. हम यहाँ पे देख रहे हैं that this region is under the influence of the North Atlantic drift and the Norwegian current, which are nothing but northward continuations of the Gulf Stream, right? इनकी वजह से जो वेस्टर्न यूरोप के टेम्परेचर्स हैं इवन ड्यूरिंग विंटर ये इतने ज़्यादा होते हैं कि यहाँ पे आइस का कवर नहीं होता है. इन कंपैरिजन जो ये लैब्राडोर कोस्ट है या फिर ग्रीनलैंड का कोस्ट है, ऑल्दो ये सेम लैटिट्यूड पे हैं, लेकिन दीज रिमेन फ्रोज़न ओवर. यहाँ पे बहुत ठंडी कंडीशंस होती हैं. तो दी वार्म वाटर करंट रिजल्ट्स इन माइल्डर टेम्परेचर्स ऑन दी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप. जैसे जैसे गल्फ स्ट्रीम वीकन होगा वैसे वैसे यहाँ पे टेम्परेचर्स और कम होते जाएंगे. इसके अलावा क्या होगा? The AMOC would also cool down the northern hemisphere and decrease rainfall over Europe. तो जैसे जैसे गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट और नॉर्वेजियन करंट वीकन होंगे वैसे वैसे यहाँ पे रेनफॉल भी कम होती जाएगी एंड यहाँ पे डिजर्टिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. The weakening of the AMOC can also have an adverse impact on the ENSO circulations, that is the El Nino Southern Oscillations, राइट. इसकी वजह से होगा क्या? ऑस्ट्रेलिया में ड्राउट्स आ सकते हैं, इंडिया में ड्राउट्स आ सकते हैं, तो ग्लोबल इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं इसके. इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ मानसून्स इन साउथ अमेरिका एंड Africa. So ocean current play a very important role in the global heat distribution around the world. अब अगर AMOC में चेंजेस हो रहे हैं, जो थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन का कन्वेयर बेल्ट है वो वीकन हो रहा है, तो उसकी वजह से ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन भी डिसरप्ट हो सकता है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो मॉनसून के पैटर्न्स हैं या फिर रेनफॉल के पैटर्न्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड ये भी चेंज हो सकते हैं, राइट. सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ द वीकनिंग ऑफ AMOC. So that is the end of the video. I hope you learned something. Please like, share and subscribe. And until next time, Jai Hind and take care.